ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मुंबई में दही हांडी का उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। आज मुंबई के अलग अलग इलाकों में दही हांडी और गोविंदा पथक देखने को मिल रहे हैं। मुंबई के दादर इलाके में दही हांडी का अनोखा और अलग नजारा देखने को मिला। महिला गोविंदा पथक ने पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ी। जी हाँ, बात अब मुंबई की कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें मुंबई की। मुंबई के दादर इलाके में दही हांडी का अनोखा और अलग ही नजारा। और यहां पर जो महिला गोविंदा पथिक हैं उन्होंने पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ी है। ये मुंबई की दादर की तस्वीरें हैं और दही हांडी या मटकी फोड़ना यहां का एक मुख्य आकर्षण रहा है। और इसको लेकर जो तैयारियां होती हैं, जो युवाओं में जोश होता है, आप देख सकते हैं। हालांकि मौसम भी थोड़ा अलग के बावजूद काफी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। और जो गोविंदा जो बनकर यहाँ आते हैं वो आप देखिए किस तरह से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर ये उनकी तैयारियां थी। देखिए आप मुंबई के दादर इलाके में दही हांडी का अनोखा और अलग नजारा। महिला गोविंदा पथक ने पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ी। और इस खास मौके का हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे ने मुंबई के दादर के इस खास इलाके से और इस खास मौके का जायजा लिया। पूरा देश जन्माष्टमी के रंग में डूबा हुआ है, तो महाराष्ट्र और मुंबई में जन्माष्टमी के साथ साथ दही हांडी का उत्सव भी मनाया जाता है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं मुंबई के दादर इलाके में, जहां पर दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर जो पिरामिड यानी जो थर बनाए जा रहे हैं वो महिलाओं की तरफ से बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल खास बात है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि दही हांडी में भारी संख्या में पुरुष हिस्सा लेते हैं। आप देखें तो एक के ऊपर एक ऐसा पिरामिड बनाया जा रहा है जिसे यहाँ की भाषा में थर कहा जाता है। अब उसके ऊपर जो है एक एक करके दही हांडी जो काफी ऊंचाइयों पर लटकाया गया है, वहां पर पहुंच के ऊपर का गोविंदा उस हांडी को फोड़ता है। आप देखें ये तस्वीर है और इस तरह से हांडी को फोड़ा जा रहा है। ये पूरी तरह से जल्लोष और एक अलग तरह का उत्साह जो है मुंबई में मनाया जाता है। और इस तरह से हांडी को फोड़ने के बाद इस पिरामिड को यानी इन थरों को धीरे धीरे नीचे लाया जाता है। इसी तरह की तस्वीर आज आपको पूरे मुंबई में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा और अलग अलग जगहों पर हांडी इसी तरह से फोड़ा जाएगा। ये अनोखा इसलिए माना जा रहा है दादर की हांडी, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले आप देखें अधिकतर महिलाएं हैं और हांडी फोड़ने के बाद इनका जो उत्साह होता है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पर हांडी फोड़ने के बाद इन्हें इनाम से नवाजा भी जाएगा, इन्हें यहाँ सम्मानित किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए आज सैकड़ों की संख्या में मैं बताऊं तो गोविंदा पथक जो है अलग अलग इलाकों में मुंबई में निकलते हैं और अलग अलग दही हांडियों पर जा करके इसी तरह से पिरामिड यानी दही हांडी फोड़ने का काम करते हैं और अलग अलग तरीके से इनाम जो है अपने नाम दर्ज करते हैं। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 मुंबई। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर से खबर यह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के पास ऑपरेशन पोस्ट की जाएगी स्थापित। पुलिस आतंकवाद विरोधी ग्रिड में सुधार के लिए पोस्ट कायम करेगी। एलओसी के पास पुलिस को तैनात किया जाएगा। घुसपैठ को रोकने की कोशिश, सेना के बाद पुलिस दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में काम करेगी। तो ये एक काफी अहम कदम माना जा सकता है घुसपैठ रोकने के को लेकर। और इस पे जिस तरह से हालांकि सेना की मौजूदगी रहती है उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि जो सेकंड लाइन होनी चाहिए, जो दूसरी पंक्ति होनी चाहिए, उसका न होना कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाता है जो घुसपैठ करना चाहते हैं, घुसपैठ करके कुछ जो है अमन शांति में एक खलल डालना चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर यह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के पास ऑपरेशन पोस्ट की जाएगी स्थापित। पुलिस आतंकवाद विरोधी ग्रिड में सुधार के लिए पोस्ट कायम करेगी। ये जो पोस्ट कायम होगी ये पुलिस के जरिए होगी, ये आर्मी की पोस्ट नहीं होगी। आर्मी की पोस्ट के बाद एक पुलिस की पोस्ट ही कायम करेगी। एलओसी के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुलिस को तैनात किया जाएगा। घुसपैठ को रोकने की कोशिश, सेना के बाद पुलिस दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में काम करेगी। और बनिहाल से अगली खबर है। बनिहाल से बड़ी खबर यह कि सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी, टीचरों के तबादलों के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, दूसरे टीचरों की व्यवस्था की मांग।
हमारे लेक्चरर्स नहीं है, हमें स्कूल पे 11 लेक्चरर्स होंगे और 2 ही है। वहाँ पे 2 लेक्चरर हैं। कितने लेक्चररों की कमी है आपको? हमें सारे लेक्चरर्स नहीं है, हमें कोई लेक्चरर नहीं, हमें बॉटनी और यूएस का लेक्चरर है। ये जो बच्चों की डिमांड है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में बानिहाल या जो पूरी डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर जो लेक्चरर्स का तबादला किया गया है, उसकी एवज में उनके बदले में किसी लेक्चरर को भेजा नहीं गया है। हमारे यहाँ 5 लेक्चरर्स की ट्रांसफ़र हुई है और 5 के बदले में 3 को भेजा है, जिनमें से एक कहता है कि मैं कहीं बीमार हूँ, वो अपनी मॉडिफिकेशन कराने के लिए ज्वाइन करने के बाद श्रीनगर चला गया है। तो इस तरह से ये हमारी न्यूली ये जो है हायर सेकेंडरी जो है, नई हायर सेकेंडरी हमारी, इसमें लेक्चरर्स की कुछ पहले ही ऑलरेडी कमी थी, लेकिन दोबारा से हमारी टोटल सैंक्शन पोस्टें जो है वो 11 है। 11 में से हमारे पास 7 काम कर रहे थे, 7 में से 5 ट्रांसफ़र हो गए और 2 अभी हमारे पास बचे हैं। मैं हायर अथॉरिटी से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। 400 बच्चे हमारे इस हायर सेकेंडरी में ज़ेर तालीम है और 400 बच्चों के लिए सिर्फ 2 लेक्चरर्स और 3 टीचर या 5 टीचर्स अभी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं हायर अथॉरिटी से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो लेक्चरर्स आपने ट्रांसफ़र किए हैं, एक तो इनके बदले में 5 के 5 वापस मिलने चाहिए और जो बाकी पोस्टें हमारी वैकेंट है उनको भी पूर्ण किया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो है मजीद मुश्किलात से 2-4 ना हो। कबल इसके भी बानिहाल के अंदर बच्चियों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, रामसू के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, पोगल के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, तो आज चमलवास की बच्चियों ने भी यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया है, ये हक बजानिब प्रोटेस्ट है और गवर्नमेंट को इसमें एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि कहीं खुदा नजात दे अगर चमलवास का इलाका रोड पे आ गया तो फिर गवर्नमेंट को संभालना जो है मुश्किल होगा। लिहाजा मैं एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और हमारे बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। अन्याय के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है और हम किसी भी शर्त पे अपना हक लेने के लिए जो है तैयार है। और पुंछ से बड़ी खबर है, साजिया सेक्टर में अभियान जारी है। दूसरे दिन चलाया जा रहा है अभियान। दूसरे आतंकी के शव के लिए तलाशी जारी। पुंछ पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ शामिल इस अभियान में। ये दूसरे दिन भी ये अभियान चल रहा है। पहले दिन के बाद आज ये दूसरे दिन का अभियान है। लगातार तलाशी मुहिम को चलाया जा रहा है। दूसरे आतंकी के शव के लिए ये तलाशी जारी है। पुंछ की पुलिस जो है वो एसओजी और सीआरपीएफ इस अभियान में शामिल है। और अब खबर आसियान से जुड़ी। आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी सम्मेलन में हुए शामिल। आसियान शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री, चौथे दशक में पहुंच गई है हमारी साझेदारी। आसियान में सुनी जाती है सभी की आवाज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इंडोनेशिया में हैं और वो जकार्ता में आज मौजूद थे। लगातार वहां पर उनका ये जो दौरा अभी चल रहा है, आसियान शिखर सम्मेलन में वो शामिल हुए हैं। उन्होंने आज संबोधन के दौरान ये बात कही है कि ये जो 21वीं सदी है ये एशिया की सदी है और आसियान एक ऐसी जगह है जहां पर सबका साथ और सबकी आवाज सुनी जाती है। एशिया की सदी है, हमारी सदी है। हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट, उसको कोचेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी
भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। और दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार। 9 से 10 सितंबर को सम्मेलन। यूएस, यूके, रूस, जापान, फ्रांस समेत कई देश करेंगे शिरकत। दिल्ली के LGV सक्सेना ने तैयारियों का लिया जायजा। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर नाका चेकिंग। तो 9 और 10 सितंबर को यहां आयोजन होना है। दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार है। 9 से 10 सितंबर को सम्मेलन होंगे। यूएस यानी अमेरिका, यूके यानी इंग्लैंड, रूस, जापान, फ्रांस समेत कई देश इसमें शामिल होने वाले हैं। दिल्ली के LGV सक्सेना ने तैयारियों का जायजा लिया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर नाका चेकिंग लगाई गई है। और अब एक खबर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से खबर यह है कि यहां नेगुलसरी के पास पहाड़ी से पत्थरों की बौछार हुई है, जिसकी चपेट में एक ट्रक और पिकअप वाहन आ गया है। पिकअप में लोड सेब सड़क पर बिखरकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बड़ी संख्या में लोग इस रास्ते पर फंस गए। हालांकि जो जानकारी ली थी पिछली बार हमने अपने संवाददाता से पूछा था, तो ये बताया गया था कि फिलहाल इसे वैकल्पिक तौर पर इस रास्ते को खोल दिया गया है। लेकिन जो डर है, जो अंदेशा है, वो लगातार बना हुआ है कि फिर पहाड़ों से कहीं पत्थरों की बरसात ना हो जाए या बौछार ना हो जाए। हो गया जी से ये देखिए अभी पत्थर आया। ओ तेरी ओ हो गया जी। और हमारे संवाददाता अरुण नेगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, इस वक्त क्या स्थिति है? जी, जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 नेगुलसरी का जो चट्टाने गिरने का जो मामला था वो फिलहाल अभी थम चुका है और राष्ट्रीय उच्च मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। लेकिन जो जहां तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 की बात करें तो नेगुलसरी वाला एरिया में अभी भी मौसम खराब बना हुआ है और कभी भी लैंडस्लाइड की घटना फिर से घट सकती है। जी तो रास्ते को बहाल कर दिया गया, तो क्या तो बड़ी गाड़ियों को भी आने जाने की इजाजत है, सिर्फ छोटी गाड़ियों को या 2 व्हीलर्स को? जी, राष्ट्रीय उच्च मार्ग को दोनों सभी प्रकार के वाहन, मतलब छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। जहां तक जो सेब जो गिरा हुआ था उसको भी जो बागवान है वो मौके पर पहुंचकर समेटने में कार्य में जुटे हुए। जी, तो क्या वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है उसका कोई अमला पहुंचा या वहां पर क्या कोई प्रशासन का कोई टीम वहां पर कैंप कर रही है? जो नेगुलसरी वाला जो पॉइंट जहाँ पे जो पिकअप गिरा था वहां पर जो सेब का मूल्यांकन करने के लिए बागवानी विभाग की टीम जो चौरा से पहुंच चुकी है और राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जी, अच्छा, इस घटना में किसी को कोई चोट तो नहीं आई, कोई जख्मी तो नहीं हुआ? जो खबर थी कि एक ट्रक पर और एक पिकअप वाहन पर, तो इसमें कोई जख्मी तो नहीं हुआ? इस घटना में किसी प्रकार की जानी नुकसान या किसी के चोट लगने की जानकारी नहीं है। जब पत्थर आ रहे थे तो गाड़ी को छोड़कर चालक पहले ही गाड़ी से निकल चुका था। जी बिता। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस रास्ते को फिलहाल बहाल कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रास्ता फिलहाल बहाल कर दिया गया है। हालांकि जो डर है, जो अंदेशा है, वो लगातार बना हुआ है। इसके बावजूद
यहाँ पर ऐसी जो कोई आशंका फिलहाल अगर होगी तो उसके बाद फिर उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये रास्ता बहाल कर दिया गया, चूंकि रास्तों को बहाल न करना भी काफी मुश्किल भरा काम हो सकता है। जो सेब की खासतौर से अभी उसे मंडियों तक जाने के लिए लगातार गाड़ियों का, पिकअप वाहनों का जाना जरूरी है। अगर वो नहीं गए तो उनके जो सेब है, जो सामान, वो खराब हो सकते हैं। इससे फिलहाल रास्ते को बहाल कर दिया गया है। और आपदा से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में आपदा में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 408 तक का पहुंच गया है। वहीं अब तक 381 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 38 लोग लापता हैं। आपदा से अब तक 8,676 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान भी हो चुका है। इसमें 2,558 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 10,891 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 318 दुकानें जमींदोज हो गई हैं। वहीं 5,669 पशुशाला आपदा की भेंट चढ़ गई हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।